चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिंदी चैप्टर के मतलब गद्य खंड के हिंदी चैप्टर बढ़ावे के दुखने। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी चैप्टर के गद्य खंड के बढ़ावे चैप्टर को देखने वाले हैं। मतलब क्लास 10 का जो बढ़ावा चैप्टर है गद्य खंड का, जिसका नाम है शिक्षा और संस्कृति, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। अब देखो, शिक्षा और संस्कृति पर जो निबंध सारांश था वो मैं बता चुका हूँ। सिंपली जाकर देख लीजिए, अभी नहीं देखे तो। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रश्न उत्तर को सॉल्व करेंगे। देखो बाबू, क्या होता है ना कि जब तक आप निबंध इसका जो सारांश नहीं पढ़ेंगे तब तक आपसे प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आने वाला है। आपको समझेगा कि बेकार में मैं ये सारी बातें आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए सबसे पहला काम आप करो कि जाकर इसका निबंध सारांश देख लो। जब आप निबंध सारांश देख लेंगे तो सारे प्रश्न उत्तर आपके बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अब देखिए, शिक्षा और संस्कृति का जो पहला क्वेश्चन है वह गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। गांधी जी जो है ना, बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो उसमें ये सारी बातें बताई गई थी। गांधी जी अहिंसक प्रतिरोध को बढ़िया शिक्षा कहते हैं। कहते हैं कि वैसी शिक्षा जिसमें मतलब जिसमें कष्ट नहीं हो, जिसमें घृणा नहीं हो, जलन नहीं हो, हिंसा नहीं हो, वो शिक्षा क्या होती है, वो शिक्षा सबसे बढ़िया शिक्षा है, ठीक है ना। तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसको कहते हैं, अहिंसक प्रतिरोध को, जिसमें हिंसा नहीं हो, उसे गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, तो एक लाइन में आंसर लिखना है, अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी बढ़िया शिक्षा कहते हैं। या अपने भाषा में लिखना चाहते हैं तो जिस शिक्षा में हिंसा नहीं हो, जलन नहीं हो, द्वेष नहीं हो, पाप नहीं हो, मतलब वो शिक्षा बढ़िया शिक्षा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। इंद्रिया 5 होती है, उसमें बताया गया था कौन कौन, आंख, मुंह, नाक, कान, त्वचा, ये सब क्या होते हैं, इंद्रिया होते हैं। तो बोले कि इनका प्रयोग ठीक मतलब जरूरी है। देखो, कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जब हम लोग उपयोग सीख जाएंगे ना तो अपने बुद्धि का, अपने आत्मा का, अपने आप का पूर्णतः विकास कर देंगे, ठीक है ना। तो इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है, तो इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग क्या ना अपने आप का, अपने आत्मा का, अपने बुद्धि का विकास कर सकते हैं। समझ में आ रही है। देखो, जो इंद्रियां होती हैं इनका सही से उपयोग करनी चाहिए। हाथ दिए तो उसका उपयोग करो, आंख मुंह नाक कान सब दिए, आंख मुंह नाक कान सब दिए, तो इसका भी क्या करो, तुम सही उपयोग करो। कौन कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि अपने इंद्रियों का सही उपयोग करने से तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे आत्मा का विकास होगा। तो क्या लिखेंगे, इंद्रियों के बुद्धिपूर्वक उपयोग से मनुष्य अपने बुद्धि का, अपने आत्मा का, अपने आप का विकास कर सकता है। अगर 3 नंबर, शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं। देखो, शिक्षा का मतलब गांधी जी ये मानते हैं कि बच्चे को कुछ ऐसा शिक्षा दी जाए जिससे वो अपने बुद्धि और दिमाग का मतलब विकास कर सके। तो लेखक ये कहते हैं कि अपने बच्चे को क्या करना है कि तुम प्रैक्टिकली दुनिया, वैज्ञानिक दुनिया का ज्ञान दो। उससे क्या होगा कि बच्चे जो है ना, उनके दिमाग में डायरेक्ट सेटअप हो जाएगा। अब मान लो कि कोई क्वेश्चन आप पढ़ो, उसको रट रहे हैं, वो प्रैक्टिकल आपको दिखा दिया गया, तो कैसा होगा, वो प्रैक्टिकल जब दिखा दिएगा तो वो प्रैक्टिकल वाली चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, लेकिन रटने वाली चीज़ें कभी दिमाग में सेट नहीं हो सकता। हाँ, ये बात है कि जो प्रैक्टिकल दुनिया, वो दिमाग में बैठने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार बैठ जाएगा ना तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन रटी हुई चीज़ें अभी याद हो जाएगी, बाद में 10 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद, 10 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद आदमी क्या होता है, भूल जाता है, याद नहीं रहता हमेशा। तो गांधी जी का मतलब शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं, तो शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी ये मानते हैं कि बच्चे को ऐसा नॉलेज दिया जाए जिससे वो अपना बुद्धि का, अपने आत्मा का विकास कर सके। और ऐसा नॉलेज वैज्ञानिक दुनिया से ही मिल सकता है, एक्सपेरिमेंट करके ही बच्चे को मिल सकता है। आगे देखिए 4 नंबर, मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। महात्मा गांधी कहते हैं कि अपने मस्तिष्क का, दिमाग का और आत्मा का कैसे विकास उच्चतम संभव है। तो लेखक कहते हैं कि जब बच्चे ऐसी शिक्षा ग्रहण करेंगे जिससे वो अपने बुद्धि और आत्मा का विकास कर सके। मतलब देखो, मस्तिष्क और आत्मा का, पहले जब भी क्वेश्चन बनाना हुआ तो पहले क्या करो कि क्वेश्चन को समझो, कह क्या रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है, बस ये बातें आपका क्लियर होनी चाहिए। तो मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है, तो बस इतना लिखना है कि जब मनुष्य वैज्ञानिक दुनिया का ज्ञान हासिल करेगा, ठीक है ना। मतलब जब मनुष्य वैज्ञानिक दुनिया का ज्ञान हासिल करेगा, वैज्ञानिक दुनिया का मतलब एक्सपेरिमेंट कर के ज्ञान उससे लेगा,
ऐसा वैज्ञानिक दुनिया मतलब ये एक्सपेरिमेंट कर करके, मान लो कि नमक बनाना है तो सोडियम और क्लोरीन लिया, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखो तो सारी बातें आपको सोडियम क्लोराइड की समझ में आ जाएगी, नमक की सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। और ऐसे ही रटते रहेंगे कि सोडियम को क्लोरीन से मिलाते हैं तो नमक बनता है, नमक बनता है, तो जिंदगी भर रटते रह जाएगा। इसी कारण से बोलते हैं कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास तभी संभव होगा जब मनुष्य वैज्ञानिक दुनिया के अनुसार एक्सपेरिमेंट कर करके ज्ञान हासिल करेगा और साथ में उद्योग कार्य भी करेगा, उत्पादन का कार्य करेगा, तभी जाकर उसका मस्तिष्क और आत्मा का विकास होगा। अब देखो, मान लो कि मस्तिष्क का विकास करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट वाला ज्ञान, वैज्ञानिक दुनिया वाला ज्ञान जरूरी है, लेकिन आत्मा का विकास करने के लिए आपको उद्योग कार्य करना है। मतलब अपने आप का विकास करने के लिए, अपने परिवार का विकास करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उस उत्पादन के कार्य करने होंगे। उत्पादन का मतलब, कार्य का मतलब हो गया पैसा कमाने का साधन आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, पैसा कमाने के साधन बनाना पड़ेगा। तो वही कहते हैं कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। तो बस आपको ये लिखना है कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। आपको लिखना है कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास तभी संभव है जब हम लोग जो ज्ञान हासिल करेंगे वह प्रैक्टिकली दुनिया, चाहे वैज्ञानिक दुनिया के टाइप का हासिल करेंगे, एक्सपेरिमेंट कर करके हासिल करेंगे और उसके साथ साथ उत्पादन कार्य पर भी अपने आप को फोकसित करेंगे, तब जाकर हमारे मस्तिष्क और आत्मा का विकास संभव है। सारांश में सारी बातें समझाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, गांधी जी कटाई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योगों द्वारा सामाजिक क्रांति कैसे संभव मानते हैं। गांधी जी कहते हैं कटाई और धुनाई जैसा नहीं, आदमी को गांव में कौन ना कौन उद्योग करनी चाहिए, उससे क्या होगा, वो सामाजिक क्रांति लाएगा। अब कैसे लाएगा वो देखिए, गांधी जी कटाई धुनाई करते 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 पूरी दुनिया में सामाजिक क्रांति ला दिए थे। उसी प्रकार बोलते हैं कटाई और धुनाई जैसा नहीं कोनो काम, ये जरूरी नहीं कि आपको भी कटाई धुनाई करना है। यहाँ पर कहते हैं कि कटाई और धुनाई जैसे ग्राम उद्योग आपको करना है। तो वही है कि कटाई और धुनाई जैसे हर व्यक्ति को कौन ना कौन गाँव में उद्योग करनी चाहिए, उत्पादन के कार्य करनी चाहिए, जिससे गाँव समाज में उसकी पहचान बने। जब गांव समाज में पहचान बनेगी तो समाज में क्रांति फैला देगा। तो क्या है कि कटाई और धुनाई जैसे गांव में मनुष्य को कोई ना कोई उद्योग करनी चाहिए, जिससे उसकी पूरी पहचान अपने समाज में बिखर जाए। जब समाज में पहचान बिखर जाएगी तो लोग आपकी बातों को मानेंगे, तब आप वहां पर क्रांतिकारी मतलब क्रांति ला सकते हैं, सामाजिक क्रांति ला सकते हैं, वहां पर बदलाव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का ध्येय गांधी जी, देखो शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं, शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते थे और क्यों। गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। जब मनुष्य चरित्र का निर्माण करेगा तभी जाकर वो अपने आप का विकास कर पाएगा और समाज का भी वो विकास कर पाएगा। तो शिक्षा का ध्येय, शिक्षा का उद्देश्य गांधी जी क्या मानते हैं कि चरित्र निर्माण मानते हैं। जब मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण करेगा तभी जाकर वो अपने समाज का विकास करेगा और खुद अपने आप का विकास कर सकता है। इसलिए चरित्र निर्माण, कैरेक्टर निर्माण जरूरी है शिक्षा के साथ साथ। आगे चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। अब देखो यहाँ पर महात्मा गांधी कहते हैं, क्योंकि चैप्टर्स का नाम था शिक्षा और संस्कृति, संस्कृति के बारे में इतना क्वेश्चन, अब मतलब शिक्षा के बारे में इतना क्वेश्चन था आपका 7 नंबर तक। अब यहाँ से संस्कृति के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ जरूरी है। महात्मा गांधी कहते हैं कि दूसरी संस्कृति को छोड़ दो, पहले अपनी संस्कृति को जानो, क्योंकि अपनी जो संस्कृति होता है उसमें तरह तरह के ज्ञान, विविध साधनें छुपी रहती है। मतलब जो अपनी संस्कृति है वो किसी देश से कम नहीं है। अपन संस्कृति तो अपना संस्कृति है, भारत देश जैसा तो कोई देश ही नहीं है। आपको परंपरा का मूल्यांकन जो रामविलास शर्मा का चैप्टर पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि बहुजातीयता का दृष्टि से कौनो देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। क्यों बताते, देखो कहने का मतलब है कि जो ज्ञान अपनी संस्कृति में छुपी रहती है वो किसी और की संस्कृति में नहीं छुपी रह सकती है। जरूरी नहीं कि भारतीय की बात करते, किसी और देश की अपनी संस्कृति है। तो क्या करो, सबसे पहले अपनी संस्कृति का ज्ञान हासिल करो, अपनी संस्कृति की आपको समझ होनी चाहिए, उसके बाद आपको दूसरी संस्कृति की समझ होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना कि अपनी संस्कृति को छोड़ के दूसरे संस्कृति को देखना स्टार्ट कर दो, तो इसका मतलब है कि तुम जो हो ना अपने संस्कृति को मार डाले हो, आत्महत्या कर डाले हो। इसी कारण से बोलते हैं कि दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो लेखक कहते हैं कि दूसरी संस्कृति को जानने से पहले अपनी संस्कृति का तुम्हें समझ होनी चाहिए, क्योंकि अपनी संस्कृति में तरह तरह के ज्ञान छुपे रहते हैं। इसलिए सबसे पहले अपना ज्ञान हासिल करो, नहीं तो दूसरी संस्कृति को देखोगे तो इसका मतलब है अपनी संस्कृति का आत्महत्या करना, उसको जिंदे दफना देना। आगे देखिए 9 नंबर, अपनी संस्कृति और मातृभाषा के बुनियाद पर मतलब दम पर दूसरी संस्कृति और भाषाओं से संपर्क बनाया जाना चाहिए। गांधी जी की राय स्पष्ट करें। अब लेखक कहते हैं कि अपनी संस्कृति और भाषाओं के दम पर, भाषाओं की बुनियाद पर दूसरे देश की संस्कृति और भाषाओं से हमें संपर्क बनाना चाहिए। क्यों?
अब लेखक महात्मा गांधी ये कहते हैं कि देखो बाबू, अपना जब तुम्हें पूर्णतः ज्ञान मिल जाए ना, अपने देश की संस्कृति का ज्ञान हो जाए, भाषाओं का ज्ञान हो जाए, तब तुम दूसरे देश की संस्कृति और भाषाओं के ज्ञान को क्या करो, हासिल करो, उससे संपर्क बनाओ और उस देश का जो भी ज्ञान है, जो भी संस्कृति है, उसको अपने भाषा में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया में फैलाओ। तो बोल रहे वही कि क्यों बनाना चाहिए दूसरे देश से संपर्क, दूसरे देश से संपर्क आखिर हमें क्यों बनाना चाहिए? तो वहाँ के ज्ञानों को सीखने के लिए, वहाँ की संस्कृतियों को सीखने के लिए हमें दूसरे देश से कॉन्टैक्ट करनी चाहिए, मतलब संपर्क बनानी चाहिए। और जो संपर्क बनाएंगे उसके बाद वहाँ के देशों के ज्ञान को क्या करेंगे, हासिल करके अपने भाषा में कन्वर्ट करके पूरी दुनिया में फैला देनी चाहिए। ठीक है, अब 10 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं? देखो गांधी जी जो है ना, भारत के लिए किस तरह के सामंजस्य को बेहतर मानते हैं। अब गांधी जी कहते हैं कि हमारे भारत में आर्य समाज के भी लोग रहते हैं, तो इसका मतलब है कि वो आर्यवासी यहाँ पर शुरू से नहीं बस गए। आर्य जो वासी थे, आर्य नगर के जो आर्यवासी थे, मतलब आर्य शहर के जो लोग थे, वो भारत में या तो बसाए गए होंगे, नहीं तो खुद जबरदस्ती आकर बैठ गए होंगे। तो जो आर्य लोग हैं, लेखक कहते हैं कि वो यहाँ के निवासी नहीं है, वो या तो इस देश में आकर बसाए गए होंगे, नहीं तो जबरदस्ती आकर बैठे होंगे। लेकिन फिर भी हम लोग क्या किए, उसको मिला जुला कर चले और अपना अधिकार उसको भी उसका अधिकार दिए, मतलब अपना जो अधिकार एकदम बराबर का अधिकार उनको भी हम लोग देने का काम किए। कोई घृणा, कोई भेदभाव का काम नहीं हुआ। तो वही कहते हैं कि सामंजस्य भारत के लिए बहुत बेहतर है। मतलब भारत एक ऐसा देश है जो हर धर्म के, हर कास्ट के लोगों के अनुसार उसको क्या करता है, अधिकार दिया है। ऐसा नहीं कि उस पर जबरदस्ती हम लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं, ये करते हैं, उसके अधिकार के संग खिलवाड़ करते हैं, नहीं उसके धर्म के संग खिलवाड़ करते हैं, नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है भारत में। ठीक है ना। तो गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों? लेखक यही कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमें हर देशों से अपना सामंजस्य बनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो दूसरे देश से जब सामंजस्य बनाएंगे तो उसके ज्ञान को हासिल करके पूरी देश में फैलाना चाहिए। तो उसके ज्ञान को हासिल करने के लिए, उसके संस्कृति को जानने के लिए हमें दूसरे देश से सामंजस्य मेल मिलाप करनी चाहिए, संपर्क बनानी चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम अपने देश को और विकास कर सकते हैं। आगे है आशय स्पष्ट करना, 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क ख ग 3 को दिया है। क नंबर है, मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों के द्वारा दी जाए। देखो तो पहली बात आपको लिखना है कि ये जो पंक्ति है शिक्षा और संस्कृति से ली गई है, जिसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी जी है। ठीक है, इसमें महात्मा गांधी यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य को शिक्षा जो है ना प्रैक्टिकली दुनिया से लेनी चाहिए। प्रैक्टिकली दुनिया का मतलब हो गया वैज्ञानिक दुनिया से एक्सपेरिमेंट कर करके लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, मनुष्य के दिमाग में वो ज्ञान बहुत जल्दी बैठ जाएगा। और ज्ञान के साथ साथ मनुष्य को कोई उद्योग, कोई व्यवसाय करनी चाहिए जिससे उसके समाज में नाम हो सके। जब समाज में नाम होगा तो आप क्रांतिकारी वहाँ पर दुनिया फैला सकते हैं, क्रांतिकारी भावना ला सकते हैं। ठीक है, अब ख नंबर देखिए, इस समय भारत में शुद्ध आर्य संस्कृति जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि भारत में आर्य समाज या तो बैठाए गए होंगे, नहीं तो जबरदस्ती आकर बस गए होंगे। लेकिन आज देखी जाए तो आर्य समाज और भारतवासी एक जैसा नहीं बुझाते हैं। वो सब मतलब क्या है कि अलग अलग नहीं बुझाते, एक जैसा ही बुझाते हैं। मतलब अब जैसा लगता है कि भारत में आर्य समाज जैसा कोई चीजें नहीं है, आर्य समाज खत्म हो गया है। लेकिन आर्य समाज यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मेल मिलाप अधिकार जो है ना, अब सब आदमी की जो है ना कहना कि भेदभाव को नष्ट कर दिया है। तो लिखना ये कि यह जो पंक्ति है शिक्षा और संस्कृति से ली गई है, जिसके लेखक महात्मा गांधी। इसमें महात्मा गांधी यही कहना चाहते हैं कि अब भारत में आर्य समाज जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्य समाज या तो भारत में आकर बस गए होंगे, नहीं तो बसाए गए होंगे, नहीं तो जबरदस्ती आकर बस गए होंगे। ठीक है ना। फिर भी हमारे पूर्वज उनको क्या किया, अपने संग मिला लिए, ऐसे उसको अधिकार दे दिए जैसा लगता है कि आर्य समाज नहीं है। अब मान लो कोनो भिखारी को अपने घर में लाओ, उसको सुंदर सुंदर कपड़ा पहनाना स्टार्ट कर दो, तो क्या वो भिखारी लगेगा? उसको अपने ऐसा रहन सहन सिखाना स्टार्ट को भिखारी नहीं लगेगा ना। वैसे ही आर्य समाज भी आकर जबरदस्ती बस गया होगा, नहीं तो अधिकार जमा कर बस गया होगा। तब लेखक कहते हैं कि अब आर्य समाज यहाँ पर कोई मौजूद नहीं दिखाई देता है, वो सब अब भारतीय बन गए हैं। आगे देखिए ग नंबर, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, इसकी भी व्याख्या करना है। तो लिखना यही है कि यह जो पंक्ति है शिक्षा और संस्कृति से ली गई है, जिसके लेखक महात्मा गांधी है। इस पंक्ति में महात्मा गांधी यही कहना चाहते हैं कि जो हम लोग का भारत का धर्म है वो कैद खाने का धर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि दूसरे के धर्म को अपने यहाँ कैद करके रखता है, उसको बांध कर रखता नहीं। यहाँ पर हर धर्म के लोगों को उनके अनुसार क्या किया गया, धर्म के अनुसार मतलब अधिकार दिया गया। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि मेरा जो धर्म है वो कैद खाने का धर्म नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग है, आर्य समाज, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे जो भी है, सबको उनके धर्म के अनुसार अधिकार
दिया गया है। तो इस तरह से आपका इस चैप्टर्स का सारे प्रश्न उत्तर क्लियर हो गए। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। यदि आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। क्यों? क्योंकि देखो बाबू, ये आपका अंतिम चैप्टर था। इस तरह से आपका हिंदी चैप्टर पूरा तरह से क्लियर हो गया। गद्य खंड और पद खंड मैं पहले ही करा चुका हूं, तो इस तरह से आपका हिंदी पूरा का पूरा क्लियर हो गया। ठीक है ना? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कोई नई बुक स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।